गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका प्लस वन कॉमर्स अकाउंटेंसी की ऑनलाइन क्लास में। मेरा नाम वीरेंद्र ठाकुर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जब बिल का अनादरण होता है तो उस संबंध में क्या रोजनामचा प्रविष्टियां की जाती है। चैप्टर हमारा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। वीडियो के अंत में आप जान पाओगे नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं, नकराई व्यय किसे कहा जाता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ अ बिल एंड नोटिंग चार्जेस, इंसॉल्वेंसी ऑफ द एक्सेप्टर, जब स्वीकर्ता क्या है दिवालिया हो जाता है तो उस संदर्भ में क्या रोजनामचा प्रविष्टियां बनाई जाती हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। तो आइए शुरू करते हैं। नोटिंग चार्जेस। विनिमय पत्र के भुगतान प्राप्ति के लिए परिपक्वता तिथि पर उचित प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। विनिमय पत्र के अनादरण होने का प्रमाण लेना आवश्यक होता है। विपत्र का अनादरण नोटरी पब्लिक की उपस्थिति में कराया जाता है। A bill of exchange should be duly presented for payment on the date of its maturity. When a bill is dishonored, the drawer or the bearer of the bill has to get it noted from the notary public. यह अधिकारी विपत्र के पीछे यह प्रमाणित करता है कि मेरी उपस्थिति में विपत्र भुगतान के लिए पेश किया गया था, लेकिन स्वीकर्ता द्वारा विपत्र का अनादरण किया गया, अर्थात उसके पैसे या भुगतान नहीं किया गया। नोटरी पब्लिक अधिकारी अपने हस्ताक्षर करके विपत्र पर सील लगा देता है। ऐसा करने से अनादरण का तथ्य स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। इस अधिकारी को दिया गया शुल्क नकराई व्यय कहलाता है। टू एस्टेब्लिश बियॉन्ड डाउट दैट द बिल वाज डिसऑनर्ड डिस्पाइट इट्स ड्यू presentation, it may preferably to be got noted by notary public. Noting authenticates the fact of dishonor. For providing this service, a fee is charged by the notary public, which is called noting charges. अर्थात जब भुगतान तिथि पर स्वीकर्ता द्वारा बिल का भुगतान नहीं किया जाता तो वो बिल का अनादरण कहलाता है या डिसऑनर ऑफ बिल कहलाता है, और इसकी पुष्टि पब्लिक नोटरी से करवा लेनी चाहिए। पब्लिक नोटरी इसके लिए कुछ चार्जेस लेता है और उसे क्या कहा जाता है, नोटिंग चार्जेस या नकराई व्यय इसे कहा जाता है। जब बिल डिसऑनर होता है तो इसके संबंध में ड्रॉअर और ड्रॉई की बुक्स में क्या है, रोजनामचा प्रविष्टियां की जाती है। When bill is dishonored and noting charges paid by drawer. अब हमारे पास तीन स्थितियां हैं जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कि जनरल एंट्रीज कैसे कैसे पास की जाएंगी। तो फर्स्ट कंडीशन है व्हेन बिल इज डिसऑनर्ड, जब बिल का अनादरण होता है और नोटिंग चार्जेस किसके द्वारा दिए जाते हैं, लेखक के द्वारा। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, बिल के अनादरण पर जो स्वीकर्ता रहता उसकी लाइबिलिटी को रिस्टोर किया जाता है, अर्थात हम उसके खाते को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट। अब लेखक ने क्या है, नोटिंग चार्जेस पे किए, उसके लिए कैश का भुगतान किया, कैश के द्वारा भुगतान किया, तो कैश अकाउंट को हम यहाँ क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि कैश ड्रॉअर के पास से जा रहा है। कैश की प्रकृति अगर हम बात करें तो रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट के रूल्स की अगर हम बात करें, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश जा रहा है तो कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसी संदर्भ में ड्रॉई या स्वीकर्ता भी अपनी लेखा पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टि करेगा। बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। नोटिंग चार्जेस जो ड्रॉई है उसके लिए खर्चा है। नोटिंग चार्जेस की प्रकृति की अगर हम बात करें अकाउंट की, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्योंकि ड्रॉई के लिए ये एक्सपेंस है तो इसे डेबिट किया जाएगा, और विजय जो कि ड्रॉअर है उसके खाते को क्या किया जाएगा, क्रेडिट। अब ये उसका लेनदार पुनः बन गया, अर्थात इसकी लाइबिलिटी क्या है, फिर से रिस्टोर हुई राम की। अब दूसरी कंडीशन क्या है, व्हेन बिल इज डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक। इस स्थिति में क्या होता है कि बिल का भुगतान क्या है, लेखक पहले ही बैंक से प्राप्त कर लेता है, अर्थात बैंक से उसे डिस्काउंटेड करवा लेता है। जब बैंक से डिस्काउंटेड करवाया जाता है बिल को, तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। और जब बिल डिसऑनर होता है, अर्थात बैंक जब भुगतान के लिए उसे प्रेजेंट करता है किसके समक्ष, ड्रॉई या स्वीकर्ता के समक्ष, वो भुगतान नहीं करता है, तो उस दशा में राम के खाते को हम पुनः क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और जब हमने डिस्काउंटेड करवाया था बैंक से बिल को, तो बैंक को हमने क्या किया था, डेबिट किया था। अब बैंक को भुगतान कौन करेगा, हम करेंगे, तो हम यहाँ पर टू बैंक अकाउंट विद नोटिंग चार्जेस लिखेंगे, और ड्रॉई की बुक्स में यही वाली एंट्री दूसरे केस में भी रहेगी। तीसरी कंडीशन,
व्हेन बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन एंड डिसऑनर, जब बिल क्या है संग्रहण के लिए भेजा गया और उस दशा में वो क्या होता है डिसऑनर होता है, यानी कि उसका भुगतान नहीं हो पाता, तो उस दशा में हम क्या करेंगे राम के खाते को तो हम डेबिट ही करेंगे और यहाँ पर क्रेडिट करेंगे टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट को, और जो भुगतान बैंक के द्वारा नोटिंग चार्जेस के लिए किया गया उसके लिए हम क्या करेंगे टू बैंक अकाउंट को क्रेडिट, यानी कि बैंक खाते को क्या करेंगे हम क्रेडिट करेंगे। और ड्रॉई की बुक्स में सेम एंट्री जैसी ऊपर है वही वाली एंट्री ये तीसरी अवस्था में भी करेगा, अर्थात बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू विजेस अकाउंट। आइए अभी संदर्भ में हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है अमिता सोल्ड गुड्स फॉर ₹10,000 टू सुनीता। तो यहाँ पर लेखक या ड्रॉर कौन है अमिता और ड्रॉई कौन है सुनीता। ऑन क्रेडिट ऑन जनवरी 1 2017 17 को 1 जनवरी 17 को उधार बेचा अमिता ने सुनीता को 10,000 का। अमिता ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, अमिता ने एक बिल लिखा इसके ऊपर सुनीता के ऊपर 2 महीने के लिए। सुनीता एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू अमिता, और सुनीता ने स्वीकृति देके ये अमिता को वापस भिजवा दिया। ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी द बिल वाज डिसऑनर्ड बाय सुनीता, भुगतान तिथि पर सुनीता के द्वारा इसका भुगतान नहीं किया गया। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री इफ बिल इज केप्ट बाय अमिता टिल इट्स मैच्योरिटी एंड ₹50 paid by Amita as noting charges in the books of Sunita and Amita। तो अमिता ने भुगतान तिथि तक इसे अपने पास रखा था और फिर नोटिंग चार्जेस भी अमिता ने ही पे किए हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे ड्रॉ और ड्रॉई की बुक्स में जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो जब सेल की गई उधार अमिता ने बेचा सामान किसे सुनीता को, तो सुनीता के अकाउंट को हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे और 1 जनवरी 2017 को। तो सुनीता's account debit to sales account, narration being goods sold to Sunita on credit। अब 1 जनवरी को ही एक बिल अमिता ने किस पे लिखा सुनीता पे और उस पे एक्सेप्टेंस भी उसे मिली, तो 1 जनवरी 2017 को ही हम लिखेंगे क्या बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और ये एक्सेप्टेंस किसने दी सुनीता ने टू सुनीता's अकाउंट। अब क्या हुआ कि भुगतान तिथि पर इसका पेमेंट या इसका भुगतान नहीं हो पाया किसके द्वारा सुनीता के द्वारा, यानी कि बिल क्या हुआ अनादृत हुआ। तो मैच्योरिटी डेट अगर हम कैलकुलेट करनी हो तो टर्म कितनी है 2 महीने की, जनवरी फरवरी मार्च, 1 मार्च को ड्यू डेट, 2 3 4 को क्या रहेगी हमारी मैच्योरिटी डेट। अब यहाँ पर क्या हुआ डिसऑनर हुआ तो सुनीता की जो लाइबिलिटी है उसे रिस्टोर करेंगे, अर्थात हम सुनीता के अकाउंट को क्या करेंगे डेबिट करेंगे, बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे और जो नोटिंग चार्जेस के रूप में कैश अमिता के द्वारा दिया गया उसे उसके लिए कैश अकाउंट को हम क्या करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी सुनीता's अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और टू कैश अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड, कि किसकी इन द बुक्स ऑफ किस में हुई है एंट्री ड्रॉर के, किसकी लेखा पुस्तकों में अमिता की लेखा पुस्तकों में ये जनरल प्रविष्टियां हमने की है। अब सुनीता की लेखा पुस्तकों में भी योजनांश प्रविष्टियां बनाई जाएंगी जनरल में। इन द बुक्स ऑफ सुनीता जो क्या है स्वीकर्ता है, तो स्वीकर्ता कब बनता है जब कोई माल उधार खरीदा जाए। तो जब सुनीता ने 1 जनवरी 2017 को माल उधार खरीदा तो उधार के खरीदने की एंट्री की जाएगी। सामान उधार खरीदने के लिए हम क्या करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू जो सेलर रहता है जिसने हमें उधार माल बेचा उसके खाते को क्या करते हैं हम क्रेडिट। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अमिता। अब हमने 1 जनवरी 2017 को सुनीता ने क्या है एक्सेप्टेंस प्रोवाइड की उस बिल पे जिसे अमिता ने लिखा था। तो एक्सेप्टेंस कौन रिसीव करेगा अमिता, और सुनीता के पास से क्या जाएगा बिल्स पेबल जो बिल ऑफ एक्सचेंज रहेगा 1 जनवरी 2017 अमिता's अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, नरेशन बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन। अब जो मैच्योरिटी डेट थी 4 मार्च 2017 को उस तारीख को क्या है अमिता भुगतान नहीं कर पाई, सुनीता भुगतान नहीं कर पाई, तो उस दशा में क्या करेंगे अब हम बिल्स पेबल को डेबिट करेंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट जो
नोटिंग चार्जेस है वो सुनीता के लिए एक्सपेंस है, तो इसे डेबिट करेंगे और अमिता के खाते को हम यहाँ क्या करेंगे, क्रेडिट। अर्थात अमिता अब हमारी पुनः लेनदार, यानी कि अमिता को हमने पैसे देने हैं तो लेनदार हमारी बन जाएगी। नरेशन रहेगी बीइंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड। दूसरी कंडीशन, क्वेश्चन वही है लगभग, पर लास्ट में क्या हुआ इसमें, ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी द बिल वाज डिसऑनर्ड बाय सुनीता। पर इस केस में क्या किया था, अमिता ने इस बिल को बैंक से भुना लिया था 12% जो डिस्काउंट था उसके रेट पे, और फिर बैंक ने क्या है, नोटिंग चार्जेस पे किए हैं 60 रुपए के। तो इसके संदर्भ में हमने क्या करना है, जनरल एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ सुनीता एंड इन द बुक्स ऑफ अमिता, लेखा पुस्तकों में अमिता और सुनीता के। तो पहले अमिता की बुक्स में, क्योंकि यह क्या है, ड्रॉअर है, सामान बेचा है, विक्रेता है, या इसे ऋणदाता भी कहेंगे। तो 1 जनवरी 2017 को माल इसने बेचा किसे, सुनीता को। तो जिसे माल बेचा गया उसके खाते को क्या करेंगे हम, डेबिट। सुनीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब अमिता ने बिल लिखा किसके ऊपर, सुनीता के ऊपर। अब सुनीता ने वो एक्सेप्टेंस हमें दी, तो 1 जनवरी 2017 को ही एक्सेप्टेंस रिसीव हुई। तो एक्सेप्टेंस जब रिसीव होती है तो हम क्या लिखते हैं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू। एक्सेप्टेंस किसके द्वारा प्रोवाइड की गई, सुनीता के द्वारा, जिसे हमने माल उधार बेचा था, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। अब 1 जनवरी 2017 को ही इस बिल को अमिता ने क्या है, बैंक से मट्टी पर भुना लिया, अर्थात पैसे पहले प्राप्त कर लिए। तो जब पैसे प्राप्त किए होंगे तो एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ये जो बिल था अब बैंक में जमा करवा दिया गया और बैंक से कटौती के बाद पैसे प्राप्त कर लिए गए। जो डिस्काउंट का रेट था वो 12% पर एनम था। तो अगर हमने डिस्काउंट कैलकुलेट करना हो तो हम यहाँ पर 10,000 गुना 12/100, और बिल की अवधि कितनी थी, 2। तो 10,000 गुना 12/100 गुना 2/12, तो ये आ जाएगा हमारा 9,800 बैंक में और 900 डिस्काउंट पे। अब क्या हुआ, जब भुगतान तिथि आई तो बैंक ने ये बिल प्रेजेंट किया किसके सामने, सुनीता के सामने, परंतु सुनीता उसका भुगतान नहीं कर पाई, तो बिल क्या हुआ, डिसऑनर। तो उस दशा में क्या करते हैं हम, जो ड्रॉई रहता है उसके खाते को डेबिट करते हैं। तो 4 मार्च 2017 को हमने क्या किया, सुनीता के अकाउंट को डेबिट किया, क्योंकि बैंक ने यहाँ पर 60 रुपए नोटिंग चार्जेस भी दिए थे। तो नोटिंग चार्जेस का जो भी अमाउंट रहा वो भी इसमें ऐड कर देंगे हम। और बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने पहले बैंक से पैसे ले लिए थे, अब बैंक ने 10,000 किससे प्राप्त करने थे, सुनीता से। सुनीता ने पैसे नहीं दिए तो अब बैंक को पैसे कौन देगा, हम। तो 10,000 60, क्योंकि 10,000 बैंक ने किससे लेने थे, सुनीता से, और 60 रुपए जो एक्स्ट्रा पे किए वो भी। तो सुनीता एंट्री क्या बनेगी, सुनीता अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट विद नोटिंग चार्जेस। अब इसी संदर्भ में क्या है, सुनीता अपनी लेखा पुस्तकों में भी रोजनाम से प्रविष्टियां बनाएगी। तो जिस तारीख को सामान उधार खरीदा तो उस दशा में एंट्री रहेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू अमिताज अकाउंट, और 10,000 10,000। फिर सुनीता ने एक्सेप्टेंस प्रोवाइड की किसे, अमिता को दो। यहाँ पर अमिताज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 10,000 10,000। अब जब अमिता ने बिल को बट्टे पर भुनाया बैंक से, तो उस संदर्भ में कोई भी एंट्री सुनीता की लेखा पुस्तकों में नहीं की जाएगी। अब जिस दिन यहाँ पर प्रेजेंट किया गया सुनीता के सामने बिल को बैंक के द्वारा, और बिल का भुगतान सुनीता के द्वारा ना किया गया, तो केवल डिसऑनर की एंट्री ही क्या है, सुनीता अपने लेखा पुस्तकों में करेगी। तो तारीख क्या रहेगी हमारी, 4 मार्च। तो यहाँ पर बिल्स पेबल सुनीता के पास वापस आ जाएगा। नोटिंग चार्जेस जो इसके लिए खर्चा है उसे हम डेबिट करेंगे, क्योंकि नोटिंग चार्जेस की अगर हम नेचर की बात करें अकाउंट की, तो ये कैसा है, नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल के रूल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, तो इसे हम डेबिट करेंगे। और टू अमिताज अकाउंट, अब अमिता के खाते को हम पुनः क्या कर देंगे, क्रेडिट। अब ये हमारा पुनः लेनदार रहेगी जिसे हमने भुगतान करना है। स्वीकारक का दिवालिया होना, इंसॉल्वेंसी ऑफ द एक्सेप्टर। कई बार क्या रहता है, जिसने बिल पर अपनी एक्सेप्टेंस प्रोवाइड किया है
वो भुगतान की तिथि या उससे पहले ही क्या है दिवालिया हो जाता है, तो उस दशा में क्या रहेगा, जब विनिमय पत्र का स्वीकारक देय तिथि से पूर्व दिवालिया हो जाता है तो ऐसी स्थिति में विनिमय पत्र को अनादृत मान लिया जाता है, यानी कि हम ये मान लें कि बिल डिसऑनर हो चुका है और स्वीकारक से पूर्ण राशि प्राप्त नहीं होती। When the acceptor of the bill is declared insolvent before the due date, in such situation, the bill is treated as dishonored and the amount is not recovered fully from the acceptor. स्वीकारक के दिवालिया होने पर लेखक सबसे पहले विनिमय पत्र के अनादरण की प्रविष्टि करेगा। इसके पश्चात स्वीकारक की संपत्ति से जो रोकड़ प्राप्त होगा उसे रोकड़ खाते को डेबिट करेगा और शेष जो राशि प्राप्त नहीं हुई उसे डूबत ऋण खाते को डेबिट किया जाएगा और स्वीकारक का खाता पूर्ण देय राशि से क्रेडिट किया जाएगा। स्वीकारक भी अपनी लेखा पुस्तकों में सबसे पहले अनादरण की प्रविष्टि करेगा और फिर लेखक के खाते को डेबिट तथा डेफिशिएंसी खाते को उस राशि से क्रेडिट करेगा जिसका वह भुगतान नहीं कर पाया। Drawer will first record the dishonoring of the bill. After it, what is received from the asset of acceptor is debited to cash account and balance is treated as bad debts by debiting to bad debts account. So the acceptor's account is credited with the amount due from him, her. Acceptor also record the dishonoring of the bill. He will debit the drawer's account and credit the cash account and deficiency account with the balance which could not be paid. तो जब देय तिथि से पूर्व ही दिवालिया हो जाता है स्वीकारक तो उस दशा में सबसे पहले हम किस चीज की एंट्री करते हैं, डिसऑनर की। उसके बाद जो कैश हमें स्वीकारक की संपत्ति को बेचने के बाद प्राप्त होगा तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, जो नहीं मिला उसके लिए हम बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट लास्ट में किसे करेंगे, जो एक्सेप्टर रहेगा उसके खाते को। तो स्वीकारक के दिवालिया होने पर क्या जनरल एंट्रीज पास की जाती है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर और इन द बुक्स ऑफ ट्रॉय, तो वो देख लेते हैं। When bill is dishonored and noting charge is paid by drawer, ये तो नहीं आएगा यहाँ पर जब क्या है स्वीकारक दिवालिया हो जाता है तो उस दशा में क्या है, पहले डिसऑनर की एंट्री हम करेंगे। डिसऑनर के लिए नोटिंग चार्जेस को अभी यहाँ पर हमने नहीं मेंशन किया है। तो जब डिसऑनर हुआ तो राम के खाते को क्या करना है, हमने डेबिट करना है। क्या करेंगे, यानी कि जो ड्रॉई रहेगा उसके खाते को सबसे पहले डिसऑनर में हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। फिर जो भी कंडीशन रहेगी, अगर बिल क्या है मैच्योरिटी तिथि तक लेखक के पास रहा तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करेंगे। अगर बट्टे पर बैंक से भुनाया गया तो बैंक को क्रेडिट करेंगे, तो यानी कि कोई एक यहाँ पर अकाउंट क्रेडिट होगा। या फिर बिल को संग्रहण के लिए भेजा है तो उस दशा में टू बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। वैसे ही ड्रॉई अपने जो खाता पुस्तकों में क्या करेगा एंट्री, बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट और जो ऋणदाता है उसके खाते को क्या करेगा, क्रेडिट, जिसने उसे सामान बेचा है। अब उसके बाद जो स्वीकारक रहेगा उसकी संपत्तियों को बेचा जाएगा। जब वो दिवालिया हो जाता है तो उस संपत्तियों को बेचने से जो भी कैश मिलेगा उसके लिए क्या करेंगे, हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। जो कैश नहीं मिला उसके लिए हम बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे और फिर जो हमारा एक्सेप्टर रहेगा उसके खाते को जितने से वो कभी डेबिट हुआ था उतने से ही यहाँ पर क्रेडिट करके खाता क्लोज कर दिया जाएगा। मान लीजिए राम ने क्या है 10,000 के बिल पर एक्सेप्टेंस दी थी, बाद में वो क्या हो दिवालिया हो गया और उसकी संपत्तियों को बेचने के बाद हमें केवल 9,000 ही मिले। तो जब तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट यहाँ लिखेंगे 9,000, बैड डेट्स 1,000 और राम के खाते को फिर 10,000 लिखकर क्या है बंद कर देंगे। और इसी प्रकार से जो स्वीकारक रहेगा वो भी इसके संदर्भ में एंट्री करेगा और जो उसका ऋणदाता है या जिसने उसे सामान बेचा उसके खाते को डेबिट किया जाएगा। जितना कैश वो दे पाया, जैसे इसके अभी उदाहरण जो एग्जांपल अभी मैंने कोट किया तो इस केस में वो 9,000 ही दे पाया तो कैश अकाउंट को हम 9,000 से क्रेडिट करेंगे और जो नहीं दे पाया उसके लिए टू डेफिशिएंसी अकाउंट और 1,000 से। तो इस प्रकार से स्वीकारक जब दिवालिया हो जाता है तो उस संदर्भ में क्या है, ड्रॉर की बुक्स में और ड्रॉई की बुक्स में ये जनरल एंट्रीज की जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको नोटिंग चार्जेस क्या है और
जब स्वीकारक क्या है दिवालिया होता है तो क्या जनरल एंट्रीज की जाती हैं ये समझ आया होगा। थैंक यू।